नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये मूल अधिकार क्या होते हैं और मूल अधिकारों को जानने से पहले हमें अपने अधिकारों को समझना होगा कि आखिर वो कौन से अधिकार हैं। बात की जाए अधिकारों की, तो अधिकार कानून सम्मत दावा है, सुविधा है या फिर एक विशेषाधिकार है या विधि द्वारा दी गई कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो अधिकारों की रक्षा करती हैं। अब दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जहां कानून एक ओर अधिकारों को मान्यता देता है, वहीं दूसरी ओर इन्हें लागू करने या इनकी अवहेलना पर नियंत्रण स्थापित करने की भी व्यवस्था है। अधिकार लोकतंत्र का कह सकते हो एक सार है। ये व्यक्ति को स्वयं का विकास करने के लिए सक्षम और सशक्त बनाते हैं। अधिकारों की धारणा समय समय पर तथा एक समाज से दूसरे समाज में चेंज होती रहती है। जब कुछ दावे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं तो वो परिवर्तनीय हो जाते हैं, और जब हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं, उल्लंघन होने की स्थिति में नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इस प्रकार अधिकारों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा स्वीकृत और तर्कसंगत दावों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिकार कई प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक हो सकते हैं, वो मानवाधिकार के रूप में हो सकते हैं, नागरिक के रूप में हो सकते हैं या विधिक अधिकार हो सकते हैं। प्राकृतिक अधिकार वो ऐसे अधिकार हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उनके मनुष्य होने के कारण जन्म से वो उपलब्ध होते हैं। ये एक नैसर्गिक अधिकार हैं। ये कानून द्वारा नहीं दिए गए, बल्कि कानून द्वारा केवल परिवर्तनीय होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार। ठीक है, ये नैसर्गिक है, ये नेचर ने आपको दिया है, ये गॉड ने आपको दिया है। दूसरा होता है मानवाधिकार। इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों का व्यवहारिक संस्करण मान सकते हो। मानव के रूप में जन्म के साथ ही सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे ही आपका जन्म हो गया तो ये आपके लिए उपलब्ध हो गए। राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना ये सार्वभौम प्रकृति के होते हैं। इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भी 1948 में एक घोषणा की थी। अगले होते हैं नागरिक अधिकार। आखिर ये किस चिड़िया का नाम है? ये अधिकार किसी देश के कानून द्वारा या संविधान द्वारा वहां के केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है? एक नागरिक राइट है, नागरिक अधिकार है। इसी प्रकार एक अधिकार होता है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार का मतलब होता है ये भी नागरिक अधिकार होते हैं जो उस देश की विधायिका द्वारा, जो संसद में या विधानसभा में जो विधियों को पारित किया जाता है उसके द्वारा बनते हैं। जैसे मान लो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार के रूप में शामिल था, लेकिन अब इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत लाया गया और एक विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब विधि के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई। एक है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित होते हैं या फिर जिस देश में आप रह रहे होते हो उस देश के संविधान में उल्लिखित होते हैं। कुछ अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है, जैसे मूल अधिकार, जबकि अन्य अधिकारों को केवल साधारण दर्जा दिया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ही है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की बात करेंगे तो यह संवैधानिक अधिकारों की एक ब्रांच है और इसके महत्व के आधार पर अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है। ये अगर कोई इनका उल्लंघन कर रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, कोई तीसरा पक्ष हो सकता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाएं और वहां पर रिट दायर करें। तो वहां पर क्या होता है, वो कोर्ट उन अधिकारों को परिवर्तनीय कराता है, मतलब लागू कराने का काम करता है। तो भारतीय संविधान की शब्दावली को बहुत समझना होगा। अब भारतीय संविधान में जो अधिकार आए या जो मूल अधिकार आए, इनकी संकल्पना को समझना होगा। इन्हें मूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा उनको किसी देश के मूल कानून या संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है। जैसा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है या फिर यूएसए के संविधान में मूल अधिकारों की गारंटी दी गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। वैसे भारत में मूल अधिकारों की गारंटी का कॉन्सेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत आते हैं।
भाग 3 में इनके लिए आर्टिकल रखे गए, आर्टिकल 12 से 35 तक। अब ये ना केवल देश में राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करते हैं, बल्कि राज्य की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध एक नियंत्रक की भूमिका भी निभाते हैं। जैसे व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि के शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं, जिसका मतलब है कि राज्य मनमाने तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो एक जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक है या गार्जियन की भूमिका निभाती है। विधि के शासन की स्थापना हेतु अभिभावक और एक गारंटर के रूप में हमारी न्यायपालिका काम करती है। अब ये मूल अधिकार ऐसे ही नहीं आ गए भारत के संविधान में, इसके लिए धीमे धीमे एक क्रमिक विकास रहा। वो क्रमिक विकास का क्षण रहा, उसमें कुछ समय लगा। अब संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने की प्रेरणा स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष और विश्व के कई सारे लोकतंत्रों के अनुभव से मिली। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की जाए और अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की बात की गई थी। 1931 के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जहां पर उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के मुद्दों के प्रति एक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। अब इसमें मूल नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी जैसे और अस्पृश्यता या दासता हटाना, जो दास होते थे, बंधुआ मजदूरी जैसे उन्मूलन की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के बाद से एक नेशनलिस्ट व्यू या राष्ट्रवादी मत मान सकते हो, वो विल ऑफ राइट्स के प्रति था, मतलब मूल अधिकारों के पक्ष में था, जिसका कारण ब्रिटिश शासन से जो अनुभव मिला था ना, वो था कि एक ऐसा विधानमंडल जो पराधीन था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने में कार्यपालिका के अधीनस्थ के रूप में काम कर सकता है। तो इसलिए हमारे संविधान में मूल अधिकार होने चाहिए। अगर ब्रिटिश मत पर हम ध्यान ना दें तो संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण और समुदाय के प्रत्येक सदस्य हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की। निर्देशक सिद्धांतों में भी इनकी बात होती है। अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिकारों को अपनाया गया। संविधान सभा यूएसए और ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट्स के साथ ही फ्रांस के मानवाधिकारों की घोषणा से भी प्रेरित थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति में 3 शब्द इंपॉर्टेंट थे, है ना। वो 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक पहला स्वतंत्रता की बात करते हैं वो लोग, ठीक है, बंधुता की बात करते हैं वो लोग। तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए। अब मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो मूल अधिकारों में 2 वर्ग हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए, मतलब सिर्फ नागरिक ही उन अधिकारों का फायदा उठा सकते हैं और कोई उन अधिकारों का फायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। तो वो अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को मिले हुए। दूसरे वो अधिकार हैं जो नागरिकों को और विदेशी लोगों को समान रूप से प्राप्त हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए। मैंने आपको नागरिकता टॉपिक में बताया था। जबकि शेष अधिकार हैं विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध हैं, लेकिन ध्यान रखना शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर। अब मान लो जो विदेशी नागरिकों को दिए गए हैं वो एनिमी स्टेट के नागरिकों को नहीं देंगे हम लोग, जैसे पाकिस्तान के नागरिकों को वो अधिकार नहीं मिले हुए हैं जो हमारे मित्र राष्ट्रों के नागरिकों को दिए गए। दूसरी चीज, ये अधिकार असीमित नहीं होते, बल्कि इन पर कुछ कारणों के साथ कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब इनका अर्थ है, प्रतिबंधों का अर्थ है कि न्यायपालिका द्वारा समाज के समग्र कल्याण और व्यक्ति के अधिकारों के मध्य संतुलन की व्यवस्था करना है। इसीलिए इन प्रतिबंधों की बात की गई। हम प्रतिबंधों की बात करेंगे हर आर्टिकल के साथ। अब संसद को विधि द्वारा यह निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है कि जो सेना है, पुलिस है या जो खुफिया विभाग है, उसमें ये अधिकार किस सीमा तक प्राप्त होंगे, ये डिसाइड करने का काम संसद का होगा। तीसरी चीज, ये स्थायी नहीं है। संसद संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसमें कटौती या कमी कर सकती है, किंतु ये संविधान संशोधन जो भी करेंगे इसमें, वो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
खास तौर पे इम्पोर्टेंट है। अब इनका विषय क्षेत्र है वो अनुच्छेद 31A, 31B, 31C, 33, 34 और 35 द्वारा सीमित होता है। इन आर्टिकल के द्वारा बात की गई कि कहाँ-कहाँ पर उसकी सीमितता के प्रोविजंस हैं। जैसे आर्टिकल 20 और 21 के अतिरिक्त बात करें, 20 और 21 को छोड़ दीजिए, इमरजेंसी में भी इनका निलंबन नहीं होता है। ये सभी अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन 20-21 नहीं किए जा सकते। तो 12 से लेकर 35 तक जो भी अधिकार दिए गए उसमें से 20-21 को छोड़ दो तो बाकी सभी अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान निलंबित कर सकते हो, उनको सस्पेंड किया सकता है। आर्टिकल 19 के द्वारा 6 स्वतंत्रताएं का केवल तभी निलंबन किया जा सकता है जब आपातकाल युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो। ऐसा नहीं कि इंटरनल रिवोल्यूशन हो गया हो या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। ठीक है। अब मूल अधिकारों के अंतर्गत कुछ अधिकार राज्य को भी कुछ निर्देश देते हैं कि वह कुछ विशिष्ट काम करे। इसका स्वरूप नकारात्मक भी हो सकता है, जैसे आर्टिकल 14, 15 का 1, 16 का 2, 18 का 1, 20, 21 का 1, 27 और 28 का 1। हम लोग इनकी बात करेंगे डिटेल में। अब कुछ अनुच्छेद अभिव्यक्ति के रूप में एक या अधिक अधिकारों का सृजन करते हैं और उन्हें प्रदान करते हैं। इनका स्वरूप सकारात्मक हो सकता है, जैसे आर्टिकल 19 का 1, 21A, 29, 30 एंड 32। अब भारत के संविधान में मूल अधिकारों को 6 भागों में डिवाइड किया गया। उनके लिए 6 कैटेगरी बनाई गई। तो भाग 3 में 6 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में आर्टिकल 14 से 18 तक के अधिकार आते हैं, जिन्हें हम समानता का अधिकार कहते हैं। सेकंड कैटेगरी में स्वतंत्रता संबंधी अधिकार आते हैं, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। जो तीसरी कैटेगरी है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकारों को की बात की गई है, जहां पर आर्टिकल 23 और 24 का प्रोविजन किया गया। अब धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों की अगर बात करें तो उनके लिए आर्टिकल 25 और 28 बनाए गए हैं। और जो फिफ्थ कैटेगरी बनाई है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की है। इसके लिए आर्टिकल 29 और 30 में प्रोविजन किया गया। जो सिक्स्थ पार्ट है जिसमें आर्टिकल 32 आता है, वहां पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया है कि कैसे अगर किसी आर्टिकल के खिलाफ कोई राज्य जा रहा है या कोई व्यक्ति जा रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहां पहुंच सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि आखिर वो कौन से प्रोविजंस हैं, मूल अधिकारों की वो कौन सी विशेषताएं हैं, मूल अधिकारों का विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना कहाँ से आई और ये अधिकार का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि मूल अधिकारों का वितरण कैसे किया गया है और हम लोग आर्टिकल वाइज जानेंगे। आर्टिकल 12 जानेंगे, 13 जानेंगे, 14 जानेंगे और उसको प्री और मेंस के दोनों के हिसाब से एक कंबाइंड स्टडी के रूप में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और वीडियो को शेयर भी खूब करें ताकि ये जानकारी लोगों तक भी पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद।